स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 9 अक्टूबर 2025 को जो जनसैलाब दिखा मायावती की जनसभा में, उसने अच्छों की नींद उड़ा दी होगी। लेकिन बात इसके आगे की, क्योंकि मायावती ने मंच से जो कहना था वो तो कह दिया, और उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा, अखिलेश यादव अब अपने तर्कस से ऐसे तीर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो मायावती के बयानों को भेद सकें और उसको जनता तक ना पहुंचने दिया जाए उसका संदेश। मायावती तक बात होती तब भी ठीक थी, लेकिन आजम खान भी अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बने हैं 8 अक्टूबर 2025 की मुलाकात के बावजूद। क्योंकि आजम खान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो चाहे कांसीराम की तारीफ करना हो, योगी आदित्यनाथ को अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बता देना हो, और मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेताओं से ना मिलना हो, ये दर्शाता है कि आजम खान के मन में अभी बहुत टीस है। मुलाकात मिल गई, हाथ मिल गए, लेकिन दिल शायद नहीं मिले हैं। और चर्चा अब ये कि क्या आजम की वजह से तुर्क बनाम देसी मुसलमान में अखिलेश प्रेशर में आ गए हैं, कैसे, यही समझाएंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रोहित। सर, अब चर्चा जो चल रही है आजम खान की वजह से तुर्क बनाम देसी मुसलमान की राजनीति, और अखिलेश सबसे ज्यादा प्रेशर में, सबसे ज्यादा परेशान, ये क्या कुछ चल रहा है सर? कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए। हाँ रोहित जी, आजम खान ने जो ये पिछला वक्त अकेले तन्हाई में गुजारा है, उसने भी कहीं उन्हें एक मौका दिया है आत्ममंथन का, समझने का, खुद को किस विचारधारा के साथ वो जुड़े रहे हैं और किस तरह के लोगों के बीच वो घेरे रहे हैं। और अब उनको शायद कहीं ये भी समझ में आया कि उनको अपनी एक अलग पहचान भी कहीं बनानी और दिखानी होगी, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो उनका समर्थन करता है। अब आपने बात की तुर्क और देसी मुसलमान की, तो आजम खान हमेशा से कहते आए हैं कि ये जो नवाब हैं या जो अशराफ हैं, ये जो ऊपरी तबका है मुस्लिम्स का, ये मुस्लिमों की कभी आवाज़ नहीं बना। ये हमेशा सत्ता पक्ष के करीब रहने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता रहा। असल वो हैं जो ज़मीन से जुड़े मुसलमान हैं, जो इस देश में पैदा हुए, जो इस देश के लिए लड़े। अब यहाँ पे एक बारीक बात ये आती है कि वो खुद को तुर्क मुसलमान कहते हैं, मतलब खुद को भी वो बाहर से आया बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तरह के राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं कि असल मुसलमान वो है जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, जो इस मिट्टी में पला बढ़ा, जो इस मिट्टी के लिए लड़ा, वो असली मुसलमान है। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि सपा अगर मुस्लिम समीकरण को देखती थी तो मुस्लिम एक समूह के तौर पर सपा का समर्थन किया करता था, वो अपनी किसी विचारधारा के तहत जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर आजम खान का ये बयान देना कि हम उन मुसलमानों को असल मुसलमान मानते हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए हों, जो इस राष्ट्र में पैदा हुए, जो इस राष्ट्र के अपने सपूत हैं, इस राष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का अपना मूलभूत जो आधार था, वो जो समूह के तौर पर मुस्लिम्स आया करते थे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने, कहीं उनके अंदर भी एक ये नया भाव जगा है, एक तरह से अपने आत्मगौरव, उनका जो आत्मसम्मान है, उसको कहीं आजम खान ने झकझोरा है। तो यहाँ पर यह लगता है कि राष्ट्रवाद की बात अभी तक नहीं होती थी। जब मुस्लिम वोट्स की बात होती थी तो उसमें धर्म एक अहम मुद्दा हुआ करता था। पहली बार आजम खान ने उसमें एक राष्ट्रवाद का पंच जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि भाई हम भी उतने ही शुद्ध विशुद्ध भारतीय हैं, यानी हम मुसलमान जितना कोई और। तो उन्होंने एक राष्ट्रीयता का भी एक यहाँ पर एक पुट ऐड किया है, जो कि सपा की जो पारंपरिक वोटर्स का जो पैटर्न रहा है, पूरे समूह में वोट करना, वो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की बात कर रहे हैं, यानी धर्म की बात ना करते उन्होंने राष्ट्रवाद का एक पॉइंट ऐड किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक विभेद तो पैदा किया है। हाँ, और ये विभेद अभी नहीं है। जब रामपुर में उपचुनाव हुए थे तो अच्छे से याद होगा कि तुर्क मुसलमानों में बहुत नाराजगी थी, और ऐसी नाराजगी कि आकाश सक्सेना जीत मिल जाती है जी। और वो नाराजगी आपको लग रहा है अभी भी चली आ रही है, ना सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे रुहेलखंड के क्षेत्र में? अब अभी के सूरत हाल देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं तो कोई विमर्श था जिसको आवाज़ दी है आजम खान ने। मतलब ये बात एक हमेशा से आई है भाई, वो हमेशा कहते हैं कि हम तुर्क हैं, हमें अपने इतिहास पर गर्व है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम उतने ही ज़्यादा यहाँ इस मिट्टी के मुसलमान भी हैं। यानी आप यहाँ पर देखिए, ख़ास बात है कि
यहाँ पर आजम खान भी एक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक मुसलमान वोटर है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात नहीं करता था। पहली बार एक तरह से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए जो मुसलमान हैं उनकी बात करके एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना का उन्होंने एक कह सकते हैं कि आप एक नया विचार सामने रखा है। वही सर कि आपस में जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लड़ रहे हैं लीडर मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान आमने सामने, जब मुलाकात 8 तारीख को हुई तो आजम ने कहा कि अखिलेश का मुझ पर हक है, वो आकर मिले, 1.5 घंटे की मुलाकात अकेले होगी, किसी से नहीं मिलना है मुझे। और खबर तो आई, खासकर उन्होंने बोल दिया कि जो सांसद साहब मोहिबुल्लाह नदवी हैं ये तो दिखने नहीं चाहिए। तो ये जो लड़ाई, आपस की लड़ाई, अखिलेश इस प्रेशर को कैसे संभालेंगे? अब यही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आजम खान अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं और वाकई खुलकर अगर जुड़ते हैं तो वो किस तरह से ये जो दो विचारधाराएं हैं इनके बीच में समाजवादी पार्टी संतुलन कैसे बनाएगी। और क्या अगर हम दोनों समीकरणों की बात करें, अगर सपा से जुड़ते हैं आजम खान, तब तो जो उनकी ये नई विचारधारा है, जो उन्होंने एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात की है, जो देसी मुसलमानों की उन्होंने बात की है, उससे उतना नुकसान सपा को शायद ना हो। लेकिन अगर एक सूरत ऐसी भी उभर रही है जहां पर वो किसी और धड़े के साथ जाते हैं या किसी और को समर्थन दे देते हैं अपना, तब तो सीधे तौर पर एक खास विभेद पैदा हो सकता है और ये मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, क्योंकि ये पहले लीडर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में अपने आत्मगौरव। मुस्लिम वोट बैंक शायद बढ़ गया, कुंदरकी हमने देखा ना, कुंदरकी में जहां इतने मुस्लिम बाहुल्य है वहां बीजेपी जीत जाती है। वही उसी पैटर्न को अगर हम आगे देखें तो वही पैटर्न अगर आजम खान की इस नई जुबान से हम समझने की कोशिश करें तो सपा के लिए उनका जुड़ना जितना हर्ष का विषय है उतना ही चिंता का विषय भी है कि कैसे वो आजम खान को अब साध पाते हैं, क्योंकि आजम खान ने अपनी आइडेंटिटी बता दी है कि अलग है। देखिए, कल आपने देखा होगा जब वो मिलने गए अखिलेश यादव तो उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ के लोकल सांसद मौजूद नहीं होंगे, उनका कोई समर्थक वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, और मौजूद नहीं दिखा। यानी आजम खान की जो अभी भी उनका जो वर्चस्व है, उनका जो प्रभुत्व है, उसकी झलक अखिलेश से उनकी मुलाकात में भी साफ नजर आ जाती है। यानी गेस्ट कौन होंगे ये भी आजम खान ने तय किया था और वही नजर आए जिनको आजम खान चाहते थे। तो उनकी जो ये एक मजबूत उपस्थिति है, इसको समाजवादी पार्टी कैसे साध पाती है और उत्तर प्रदेश के मुसलमान किस तरह से आगे बढ़ते हैं। कि अभी आजम खान जैसा जनाधार तो मोहिबुल्लाह नदवी नहीं जोड़ सकते हैं सपा के साथ, इस बात को भी अखिलेश समझते होंगे। लेकिन कुंदरकी उपचुनाव हारना, तुर्कों की नाराजगी होना रामपुर में, फिर आप चलिए संभल, वहां पर भी जब हिंसा हुई, बवाल हुआ, तो इसको एक सांप्रदायिक हिंसा बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब सर रिपोर्ट आई तो पता चला कि तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई थी, वहां पर भी आपस की लड़ाई। और तुर्क वर्सेस पठान कौन? दोनों सपा की तरफ से, एक विधायक कहा जा रहा समर्थक, एक सांसद के समर्थक। तो हर जगह ये तो लड़ रहे हैं इन्हीं के मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के हैं। मुस्लिम समाज में विभेद बहुत अरसे से रहा है। ये जो अशराफ और आम मुसलमान की जो ये लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत गहरी लड़ाई है। वहाँ पर भी अमूमन हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम की बात आती है, लेकिन मुस्लिम समाज में भी वैसा ही विभेद हमेशा रहा है। और अगर ये खाई और बढ़ती है और इसके दो अलग अलग वर्ग पैदा हो जाते हैं इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे होगा। बिल्कुल। और न सिर्फ आजम खान, देखिए अभी सर इरफान सोलंकी भी छूट गए, फिर अंसारी के बेटे को भी राहत मिल गई। तो जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, हाल फिलहाल में उनको राहत मिली है, लेकिन क्या वो अखिलेश को राहत दिला पाएंगे? अखिलेश के लिए क्या अच्छी बैटिंग कर पाएंगे 2027 चुनाव में? ये बड़ा सवाल है। इस टाइमिंग पे इन सबका रिहा होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है, संकेत देता है, क्योंकि जितना ये तबका मुखर होगा, जितना ये तबका ज्यादा बोलेगा, उतना ही दूसरी तरफ वोटों का ध्रुवीकरण होगा। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। अब तो मायावती पे आखिरी के 2 सवाल। मायावती ने जो तार छेड़े हैं, जो राग अलापा है काशीराम की पुण्यतिथि पर, वो बीएसपी को कितना जीवंत कर पाएगा वो 2027 के चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेंगे। लेकिन सपा को कितना डेंट लगा रहा है ये अभी से समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल साफ है। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पे बगैर किसी लाग लपेट के साफ कहा है कि इनको तो मुस्लिम हित, दलित हित तब नजर आते हैं जब चुनाव आता है, जब इनकी सरकार रहती है तब ये क्या करते हैं। तो आप देखिए, सपा पर उन्होंने एकदम स्पष्ट अपनी रणनीति अपनाई है, साफ बोलने की। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक तरह से बचाव ही किया है कि मतलब इन्होंने तो फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में काशीराम जी के स्मारक पर जो राजस्व निधि थी उसको वैसे नहीं रोका जैसे सपा के समय में रोका गया था। तो यानी एक तरह से अगर आप देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर हिट किया है समाजवादी पार्टी को।
तो यहाँ पर जो मायावती का जो मजबूत होना और जो रैली में जिस तरह का जन समर्थन और जन सैलाब जो दिखा है, ये ऊर्जा अगर वोटों में कन्वर्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि जो सपा जो अपने पीडीए जिसकी बात करता है उसमें जो डी है वो अपने मूल वोट बैंक, अपने मूल नेता की तरफ वापस अगर लौटता है तो सीधे तौर पर ये जो 3 ध्रुवों में लड़ाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, जब तो इस लड़ाई में फायदा मिलता कहीं बीजेपी को ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। और अभी तो आजम खान जिस तरीके से मायावती की इस जनसभा के बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दरअसल आजम खान से पूछा गया कि मायावती ने तमाम आरोप लगाए कि सपा राज में दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ, कांशीराम को वो सम्मान कांग्रेस और सपा ने नहीं दिया, एक दिन का छुट्टी तक घोषित नहीं की, शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, जब सरकार में नहीं रहते हैं तब दलितों का वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो संगोष्ठी करेंगे या संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो दलितों पर अत्याचार करते हैं। जब इन सब सवालों के जवाब आजम खान से लेने की कोशिश की गई तो आजम खान ने कहा, मतलब मायावती की बातों को उन्होंने नकारा नहीं, बिल्कुल नहीं। आजम खान ने कहा हमारी सरकार होती तो हम उनकी शिकायतों को जरूर दूर करते और जो बात मायावती ने कही है उसका समाधान हम जरूर करते और करना चाहिए। और उन्होंने मायावती जी और कांशीराम जी उनके बयान को बल दे दिया है। जी जी जी। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि मुझे बहुत स्नेह, बहुत इज्जत कांशीराम जी की तरफ से भी मिली, मायावती जी की तरफ से भी मिली, तो यहाँ इज्जत मिली, साथ ही साथ उन्होंने उस पर बोलने से भी वो थोड़ा कतराते दिखे। तो अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम देखेंगे। जैसे हमने डी समीकरण की बात की, अगर मायावती की रैली में जो ये ऊर्जा दिखाई दी है वो कंसोलिडेट होती है तो डी दरकता है। अगर आजम खान की हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने एक तरह से तुर्की बनाम देसी मुसलमानों का जो ये मसला छेड़ा है, इसमें भी अगर बिखराव होता है और एक पढ़ा लिखा तबका आजम को सपोर्ट करता है और आजम कहीं और अगर जाने का रुख करते हैं तो आप देखिए डी समीकरण टूटता दिखाई दे रहा है और मुस्लिम समीकरण में भी दरार पड़ती दिखाई दे रही थी। जो ये पीडीए है, ये जो पीडीए है ये कहीं इसमें थोड़ा सा भी टूट रहा है। हाँ, तो अखिलेश के लिए एक बहुत मुश्किल, बहुत चुनौती पूर्ण समय है। उन्हें समझना होगा किस तरह से वो अपने इस समीकरण के जो मूल बिंदु हैं, जो मूल आधार है, उनको अपने साथ वो जोड़कर रख पाए, तब बिल्कुल बात बनती ठीक है। बाकी मायावती ने जो राग छेड़ा है वो अभी थमने वाला नहीं है। मायावती ने जो बात पीड़ितों की उठाई, पिछड़ों की उठाई, दलितों की उठाई, अल्पसंख्यकों को उठाई, मुसलमानों को लेकर बात की, उस बात ने अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं अंदर की बातों को उजागर कर दिया है कि यहाँ पर खुद मुसलमानों में लड़ाई है, छोटे और बड़े तबके के मुसलमानों में, या ऐसे जो अलग अलग तरीके से हैं, तुर्क वर्सेस पठान जैसे संभल में हैं। क्या अखिलेश इन्हें संभाल पाएंगे कि या ये मुसलमान अखिलेश को ही 27 में किनारे लगाने देंगे जैसे कुंदरकी में लगाया है? वक्त आने पर सब सवालों का जवाब मिलेगा। बाकी कुछ अपडेट आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सर, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।